वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है ना लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्रेशर क्या है। प्रेशर इज इक्वल है फोर्स ओवर यूनिट एरिया और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर। ठीक है, और जो ये प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर की तरफ से लगे तो हम इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करें लिक्विड की सरफेस पे इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। इस पे डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होती है और मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट एटम्स पे कंसिस्ट होते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए, जैसा कि एक माउंटेन है, इसके नीचे एक शख्स खड़ा हुआ है और एक इसके ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है। तो इसके इर्द गिर्द जैसा कि काफ़ी सारे इनविजिबल हमारे इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और ये वाला शख्स है, इसके ऊपर भी जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है ना, एयर का जो प्रेशर होगा, आखिर उसमें एयर का प्रेशर कैसे लगेगा, उसमें काफ़ी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी, तो उनका वो इस इनविजिबल हमें नज़र नहीं आते। तो बिल्कुल इसके ऊपर भी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेकर माउंटेन तक जो है डिफरेंस जो है इन दोनों आदमियों के दरमियान है। तो इस यहाँ से यहाँ तक के गैप में इस आदमी पे जो प्रेशर लग रहा है वो गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स है। एयर का प्रेशर इस आदमी पे लग रहा है और यही वाले मॉलिक्यूल्स जो ये यहाँ पर भी हैं उनका प्रेशर भी इस आदमी पर लग रहा है। जबकि इस आदमी पर सिर्फ प्रेशर लग रहा है इन मॉलिक्यूल्स का, जबकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इस पर नहीं लग रहा क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है ना, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मतलब एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना इस आदमी पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इस आदमी पे कम लगेगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं ये ना एग्जांपल आपको समझा रही हूँ सब कंसेप्ट देने के लिए। तो समुद्र अगर हम खड़े हैं, ये समुद्री सतह के पास जो है हम हैं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होता है और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा कि बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इस शख्स यहाँ पे जो है, इस शख्स पे जो है प्रेशर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा लगेगा तो जो है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अगर 100 सेंटीग्रेड है, अगर माउंटेन पे जाके हम वाटर बॉयल करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ये दो आदमियों के एग्जाम्पल मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझाने के लिए दिए। ठीक है ना, अगर इस आदमी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मतलब यहाँ पे अगर वाटर बॉयल किया जाए तो इसका 100 सेंटीग्रेड अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ पर आके इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। जैसा कि इफ़ वी इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड इफ़ वी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट देन इफ़ वी डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, कि जब एक चीज़ बॉयल हो जाती है, अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेती है, तो टेम्परेचर जो है फिर कांस्टेंट क्यों रहता है। मतलब अगर हम एक चीज़ को बॉयल करें, जैसे वाटर है, जब वो 100 सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है और उस पर अगर वो बॉयल हो जाता है तो उसके बाद अब उससे अगर हम हीट प्रोवाइड करते रहते हैं मज़ीद बॉयल करते रहते हैं, तो फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा क्यों नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है ना, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में वैसे भी काइनेटिक एनर्जी होती है हर अपनी, लेकिन जब हम उससे बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब से ग्लास है, इसमें लिक्विड है, ठीक है ना, इसमें लिक्विड वाटर है, ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट की फॉर्म में अगर हम एनर्जी देंगे तो अभी इनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी हीट करने से लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स की।
लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जब ये वाटर अपने 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेगा, ठीक है, या तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में चेंज होना चाहेंगे। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनके पास एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी हीट करने से, हीट प्रोवाइड की हमने, तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी ज़्यादा, कुछ मॉलिक्यूल्स, तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो जो है लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे और वेपर्स में चेंज हो जाएंगे और गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे, ठीक है, और वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से जब जो मॉलिक्यूल्स छोड़ देंगे, तो हम जब फर्दर हीटिंग करते रहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने के बाद भी हम हीटिंग करते रहेंगे अगर जो हमारा लिक्विड है उसको, तो बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद 100 सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ेगा। वो क्यों नहीं बढ़ेगा? वो इसलिए नहीं बढ़ेगा कि अब हम बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 सेंटीग्रेड है लिक्विड वाटर का, ठीक है ना, तो वो उसने अटेन कर लिया। उसके बाद अगर हम उसे हीट दे रहे हैं, तो वो जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी, कुछ एनर्जी तो इस तरह यूज़ हो जाएगी कि जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है ना लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाएंगे। इसीलिए मज़ीद हीट प्रोवाइड करने से जो है हमारा पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो वंडर वाल फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो हम हीट से बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारे पास अटेन हो गया और उसके बाद अगर हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि जो है मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, वो एनर्जी जो हम मज़ीद हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, वो हीट एनर्जी इस काम में इस्तेमाल हो रही है कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वंडर वाल फोर्सेस को ब्रेक करती है और जो है मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें जो है वाटर के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मैंने शो करके दिखाए हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, जैसे आपको समझाने के लिए। जैसा कि ये हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है ना, और इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है ना, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये ब्लू वाले जो हैं ये हाइड्रोजन, और ये ब्लैक वाला ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ये टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, कि जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अटेन हो गया, वाटर को हमने 100 सेंटीग्रेड तक जो है बॉयल कर लिया, तो अगर हम इसे मज़ीद हीट दे रहे हैं, तो फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं करता? उसकी ये रीज़न है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये जो मज़ीद हीट हम बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने के बाद अगर हम हीट देते जा रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज़ नहीं होता। ये जो मज़ीद हीट दी जा रही है ना, ये हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं ना, उन फोर्सेस को ब्रेक करती है और वाटर मॉलिक्यूल्स को ना लिक्विड से गैस में चेंज करने में जो है वेप में तब्दील कर देती है। लिक्विड जो है वेपर्स में तब्दील हो जाता है। जैसा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ सारे तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर अब हमें मज़ीद हीट दी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, उसके बावजूद अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो है ये फर्दर जो हीट प्रोवाइड की जा रही है, ये हीट जो है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है ना वंडर वाल फोर्सेस ब्रेक करने में इस्तेमाल करेगी ये हीट एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैस में चेंज कर देगी, और ये एवोपरेट कर जाएंगे, और ये लिक्विड से गैस में एवोपरेट कर देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लेकिन जब मॉलिक्यूल जो है ये, जब हम फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है। जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता है ऐसे, और ये मॉलिक्यूल जो है ना, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिक्विड से वेपर्स में इस तरह चेंज होते हैं कि उनके अंदर ये जो वंडर वाल फोर्सेस ब्रेक होती हैं, फर्दर हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं उससे, वो ये जो बॉन्ड है ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान ब्रेक कर देता है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग से जो है ना एवोपरेट हो जाते हैं। जबकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम्स हैं। ये हाइड्रोजन एटम जो है, 2 हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो है
टूट गए, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि फोर्सेस ब्रेक हुई तो वाटर मॉलिक्यूल जल्दी, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ से एवोपरेट इस तरह से होगा कि इसमें जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये जो है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस तरह एवोपरेट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये लीक, जैसा कि दूसरी ग्लास में आपको दिखाया जा रहा है कि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है एनर्जी अटेन करते हैं, जो फर्दर हीट हम प्रोवाइड करते हैं उससे, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है यहाँ से जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है। ये कंसेप्ट सही है कि ये पूरा मॉलिक्यूल वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ये कंसेप्ट गलत है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो एटम्स की सूरत में वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ये कंसेप्ट गलत है, ये ठीक है। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को इस तरह से लेते हैं जो कि गलत कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मज़ीद बॉइलिंग से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि जो है वंडर वाल फोर्सेस ब्रेक करने में वही हीट एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है जो मॉलिक्यूल को लिक्विड से गैस में चेंज कर देती है, ठीक है। जबकि दो और मेन बातें ये हैं कि अगर हम डेंसिटी इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, अगर हम डेंसिटी इंक्रीज़ कर दें तो इसके इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी के इंक्रीज़ करने से जो बॉन्ड होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर मतलब वाटर, अगर मॉलिक्यूल्स कोई भी मॉलिक्यूल से, अभी मैं फिलहाल वाटर का ही बता देती हूँ कि अगर डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और मतलब डेंसिटी इंक्रीज़ करने से ये बॉन्ड जो है ना ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अब किसी चीज़ में ताकत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो उसे उसे जो है तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे अगर हम काफ़ी सारी लकड़ियाँ लेके इकट्ठे तोड़ना चाहें तो नहीं टूट सकती, और अगर हम एक एक करके उस लकड़ी को तोड़ें तो वो टूट जाती हैं। खैर वैसे एग्जांपल बनती है भी और नहीं भी, फिर भी जस्ट फॉर कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसे तोड़ना मुश्किल होगा, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट तोड़ना मुश्किल होगा तो लिक्विड जो है देर से वेपर्स में चेंज होगा, ठीक है ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, इसमें इनके अगर डेंसिटी इंक्रीज़ हुई, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया, तो अगर अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो इनको तोड़ना मुश्किल होगा और लिक्विड से गैस में जो है मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा।